Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फोर्स और मोशन का जो टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि आपको एक बेसिक सी चीज़ पता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसका रिज़ल्ट हमारे पास अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तो वो प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होगा। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करवाया है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया है और उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आया है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाने की वजह से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर, अगर हमारे पास जो दो प्रोडक्ट वेक्टर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो भी वेक्टर हो तो जो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी रियल डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब देखें हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं, हम हमारे पास ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है और स्केलर प्रोडक्ट आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम जो हमारे पास वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है हम लोग उन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। हमने जब इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो वेक्टर प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आया, जिसमें ये जो ए है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा ए बी साइन थीटा ये इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। एन यूनिट वेक्टर क्या है? एन यूनिट वेक्टर देखिए हम लोग स्केलर जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते थे और जब हम लोग उनका स्केलर प्रोडक्ट लेते थे तो वो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा आता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ए बी साइन थीटा आता है। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते थे। आप लोगों ने पहले भी मेरे 9th क्लास के लेक्चर सुने हो तो आप लोगों को पता है कि मैं हर लेक्चर में ये चीज़ ज़रूर बताती थी कि वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है। वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी बताना होता है क्वांटिटीज़ का और उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, लेकिन जो स्केलर प्रोडक्ट्स होती हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए अब देखें कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट लेते थे हम वो था हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। उसके साथ हम लोग एन यूनिट वेक्टर नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि एन यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आया है। तो इस वजह से हमारे पास हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड भी बताना होता है, उसकी डायरेक्शन भी बताता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो एन यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी का, यानी कि हमारे पास वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। जो एन यूनिट वेक्टर है वो एक एन यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमारे पास ऐसा प्लेन जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर मुश्तमिल हो। अब देखें हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये वेक्टर ए है, फिर ये हमारे पास जो है वेक्टर बी है, सॉरी ये प्लेन से बाहर ही चला गया, ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये हमारे पास जो है एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ए वेक्टर जो है बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करे और इनके दरम्यान में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो हमारे पास जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी का। और एन यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर ये अब देखें ये एन यूनिट वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर मुश्तमिल है।
ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए हमारे पास जो डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम उन लोग उसकी डायरेक्शन को कैसे फाउंड कर सकते हैं। डायरेक्शन जो होती है वेक्टर प्रोडक्ट की वो राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट होती है। अब देखें ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये जो ए वेक्टर है बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है और इनके दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है, और ये जो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली लिख देंगे कि ऊपर की तरफ, जी नहीं, हम लोग उसको राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखें राइट हैंड रूल से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखें राइट हैंड रूल से हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी ये जो फिंगर्स हैं उसको हम लोग ऐसे कर्ल कर लेते हैं और जो हमारे पास थंब होता है वो ऐसे इरेक्ट होता है। तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो कंट्रीब्यूशन की तरफ होती हैं, यानी कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए हमारी जो कर्ल फिंगर हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वेक्टर ए जो है वेक्टर बी की तरफ का जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो हमारा पास थंब है वो हमारे पास डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। हमारे पास ये जो हमारे पास फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन है, और ये हमारे पास ये जो रेक्ट थंब है वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट हैंड जो है हमारा, ये राइट हैंड रूल से हम लोग जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, अब देखें अगर हमारे पास वेक्टर बी वेक्टर ए की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता, देखें ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो मैं प्लेन से बाहर ही ले जाती हूँ वेक्टर्स को, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये एन यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखिए वेक्टर बी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है वेक्टर ए की तरफ, तो हमारे पास ये ऐसे आएगा और इनके दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो हम लोग इस वेक्टर प्रोडक्ट की यानी कि बी क्रॉस ए जो वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम लोग राइट हैंड से रूल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फर्स्ट इस केस में हम लोगों ने जो हमारे पास फिंगर्स थी, जो हमारे पास राइट हैंड था हमारा, उसको ऐसे रखा था, ठीक है। इस केस में हम लोग उसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कर्लिंग फिंगर है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो इरेक्ट थंब है हमारे पास ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जहाँ अब यहाँ पर जो हमारे पास इस एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये इस तरफ सीधी नहीं होगी, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हमारे पास इस प्लेन में जो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी बाय राइट हैंड रूल, क्योंकि अब देखिए ये कर्लिंग फिंगर्स हैं, ठीक है। ये जो बी है वो ए की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे फिंगर्स बन रही हैं और हमारा थंब जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास जो वेक्टर ए है ये रहा, और वेक्टर बी जो कि ए की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, क्योंकि हमारे पास है जो बी है वो ए की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हमारी कर्ली फिंगर ऐसे होंगी। देखिए बी जो है ए की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एन यूनिट के वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आएगी और थंब जो है नीचे की तरफ इरेक्ट रहेगा।
राइट हैंड रूल नेक्स्ट हम लोग इसको जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी। अब देखिए हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। इसमें दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों की जो टेल्स हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया टू डिफाइन अ प्लेन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की जो प्लेन है, यानी वेक्टर्स ए और बी की जो प्लेन है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इनको जो है उनकी टेल्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। रोटेट वेक्टर ए इंटू बी। अब हम लोग उसी प्लेन में वेक्टर ए जो है उसको वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवा देंगे। मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवा दिया। स्मॉलर ऑफ द टू थ्रो स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। वेक्टर ए को हम लोगों ने बी वेक्टर की तरफ रोटेट करवा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर आ गया। यहाँ पर देख लें कि उन्होंने कहा है कि एक प्लेन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की प्लेन है। ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया। वेक्टर ए जो है वो रोटेट कर रहा है वेक्टर बी की तरफ। ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी की तरफ रोटेट कर रहा है। अब हम लोग राइट हैंड रूल यहाँ पर देखें तो हम लोग अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लें और इस थंब को इरेक्ट रखें। तो ये जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स हैं ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताती है, यानी कि मैग्नीट्यूड को बताती है कि ए वेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है बी वेक्टर की तरफ। और ये जो हमारे पास इरेक्ट थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट को बताती है, ठीक है। रोटेट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हमारे पास ये जो राइट हैंड है तो हम लोगों ने उसकी फिंगर्स को कर्ल कर लिया हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर की तरफ रोटेट हुआ था, इसलिए हम लोगों ने राइट हैंड रूल को ऐसे यूज़ किया। अगर बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट होता है तो हमारे पास जो राइट हैंड रूल है वो ऐसे होता, ठीक है। कीपिंग द थंब इरेक्ट। थंब को हम लोग हमेशा इरेक्ट रखते हैं। जो हमारे पास डायरेक्शन होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब, वो इरेक्ट थंब की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन भी बनकर आता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्या वो कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का वो कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। इसलिए जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बता दी कि जो बी दो क्रॉस ए, उसकी वजह क्या है कि जो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की ऑपोजिट होती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन इस वजह से आया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो जो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो कॉम्यूटेटिव लॉ को अब ओबे नहीं करता। यही चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि अगर जो है वेक्टर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करता है, हम अपने राइट हैंड रूल को ऐसे यूज़ करते हैं। अब देखें फिंगर जो है ऐसे कर्ल हुई क्योंकि ये जो वेक्टर ए है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये जो थंब इरेक्ट है यह डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट को बता रहा है। अगर हमारे पास जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करे तो हमारे पास जो फिंगर्स होंगी वो ऐसे कर्ल होंगी और थंब हमारा ऐसे इरेक्ट रहेगा, फिंगर ऐसे कर्ल हो जाएंगी। तो अब देखें फिंगर ऐसे कर्ल हुई तो हमारे पास जो एन यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे आई। तो इसलिए हमारे पास ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की जो पहली एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब एक नट होता है, अभी हमारे पास एक नट है, हम लोग उसको जब रेंच की मदद से खोलते हैं तो रेंच इसके इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखें मेरे पास देखें कि ये हमारे पास एक शॉर्पनर है, इसको आप नट देख लें। अब देखिए ये हमारे पास एक शॉर्पनर है, इसका नट हम लोग उन्हें खोलना है। ठीक है, किसी भी चीज़ से हम लोगों ने इसका नट खोलना है, तो हम लोग जब इसका नट खोलते हैं किसी भी चीज़ से, तो हम लोग जिस चीज़ से, अब देखिए इस पेंसिल से अगर मैं इसका नट खोल लूँ तो इस पेंसिल को मैं इसके इर्द गिर्द रोटेट करवाऊँगी या इसके ऊपर रख के ऐसे रोटेट। ठीक है, अब देखें हमारे पास से अगर ये इस पेंसिल से मैं ये नट खोलने की कोशिश करूँ तो इस पेंसिल को मैं ऐसे ऐसे रोटेट करवा रही हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास जो नट है वो एक फिक्स पॉइंट है और उस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो हमारे पास आर होगी। तो जब हम लोग इस पोजीशन वेक्टर पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसके एक पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। हमारे पास किसी भी पॉइंट का एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ये वाली बॉडी देखें रोटेट कर रही है, देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कॉल्ड टार्क। तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स का वो टार्क कहलाएगा। दोबारा देखें कि अगर हमारे पास ये देखिए एक शॉर्पनर का नट है, उसके ऊपर हम लोगों ने ये पेंसिल रख के अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट करवाना शुरू कर दूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं इसको रोटेट करवाना शुरू कर दूं तो ये जो हमारे पास ये जो नट है ये एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये जो नट है वो एक पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये पेंसिल रोटेट कर रही है और इस पॉइंट को हम लोग पोजीशन वेक्टर आर कहते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट। तो ये जो इस पॉइंट पर हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ये हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाएगी, जिसको हम लोग टार्क भी कहते हैं। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड टार्क इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, यानी कि हमारे पास जो टार्क है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है आर और एफ का, उसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स आप लोग ने रेंच देखा होगा, यानी कि जिससे हम लोग नट खोलते हैं, तो उस रेंच से जब हम लोग नट खोल रहे होते हैं तो वो जो नट होता है वो एक रिजिड बॉडी होता है और रेंच को हम लोग उसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं ताकि हम लोग नट खोल सकें। तो वो भी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की एग्जाम्पल है। जो दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की, वो है फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के उस पार्टिकल फोर्स लगाना जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में और स्ट्रेंथ उसकी b हो, इज़ गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। यानी कि अब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो b है। तो जो फोर्स होगी, यानी कि जो पार्टिकल पे फोर्स लगी होगी, अब देखें जो जिस फील्ड में वो मूव कर रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ b है और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो v है। तो इसका मतलब है कि उस चार्ज ऑफ पार्टिकल्स पे, पार्टिकल के चार्ज पे फोर्स लग रही है, तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो उस चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट की इक्वल होगी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट की इक्वल होगी। तो ये हमारे पास से फार्मूला आ गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।